दोस्तों, मूवी डायरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग और पेनफुल स्टोरी है। दिन है 18 अप्रैल 1994। हम एक फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर को एक स्टूडियो में बैठा हुआ देखते हैं। एक लेडी उसका इंटरव्यू ले रही है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही केविन को पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है, जो कि फोटो जर्नलिज्म की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। लेकिन वहाँ उस लेडी ने उस तस्वीर को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी जिससे केविन के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। उस महिला ने उसी तस्वीर की बात की थी जिसके लिए केविन को पुलित्जर प्राइज दिया गया है। केविन के चेहरे पर एक गिल्ट और दुख साफ नजर आता है। कहानी कुछ साल पीछे चली गई। साल होगा 1990। हम साउथ अफ्रीका के सड़कों पर एक तेज रफ्तार कार को देखते हैं। कार में बैठा एक शख्स ग्रेग, जो कि एक फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट है, रेडियो पर चल रही खबर के हिसाब से सोवेटो टाउनशिप में इंकाथा फ्रीडम पार्टी के लोगों ने एएनसी मेंबर्स पर अटैक किया है। ग्रेग अपनी कार लेकर उस जगह पहुंच गया। बस इतना समझ लीजिए कि दो गुटों के बीच खूनी खेल जारी था। एएनसी और इंकाथा दोनों ही काले लोगों का समूह था। वहां सड़क पर पड़ी लाश देख ग्रेग उस शख्स की तस्वीर लेने लगा। वहां 3 फोटो जर्नलिस्ट पहले से मौजूद थे, केविन, केन और सिल्वा। तीनों ही द स्टार डेली न्यूज़पेपर के लिए काम करते हैं। वहां ग्रेग की केविन से पहली बार मुलाकात हुई। केन का बिहेवियर ग्रेग के लिए थोड़ा रूड था। यहाँ केविन ने बताया कि उसकी बातों का बुरा मत मानना क्योंकि वो द स्टार का चीफ फोटोग्राफर है। सभी वहां से चले गए, लेकिन ग्रेग वहां से नहीं गया। आज वापस चला गया तो आज का दिन भी इसी तरह निकल जाएगा। वो टाउनशिप के नैन्सफील्ड हॉस्टल की तरफ जाने लगा, जहां जाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन ग्रेग काफी निडर मालूम पड़ता है क्योंकि जर्नलिज्म की दुनिया में डरपोक लोगों का कोई काम नहीं। उस जगह सभी इंकाथा के मेंबर्स रहते थे। वो जैसे ही वहां पहुंचा, कुछ लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगे। भागता हुआ वो एक घर में पहुंचा जहां उनका कॉमरेड बैठा था। कॉमरेड के पूछने पर ग्रेग ने बताया कि वो अपनी तस्वीरों के जरिए इंकाथा की साइड स्टोरी दुनिया को दिखाना चाहता था। यहाँ हमें पता चलता है कि एएनसी और इंकाथा के बीच गवर्नमेंट सीक्रेटली इंकाथा को सपोर्ट करती थी। एएनसी, जो कि नेल्सन मंडेला की पार्टी थी, इंकाथा में जुलू ट्राइब्स के लोग शामिल थे और एएनसी में खोसा ट्राइब के। इंकाथा को लगता है कि नेल्सन मंडेला अपनी गवर्नमेंट लेकर जुलू कल्चर को ख़त्म करना चाहता है, पर इसमें क्या सच है और क्या झूठ, कुछ पता नहीं चलता। वहाँ ग्रेग ने उनकी काफ़ी पिक्चर्स क्लिक करी। वहाँ उन्होंने उसके सामने ही एक शख्स की हत्या कर दी। कॉमरेड ने बताया कि यह शख्स मंडेला की पार्टी का था, यानी कि खोसा ट्राइब से, इसलिए इसे मार दिया। यहाँ ग्रेग ने देखा कि ये कत्ले आम किसी व्यवस्था या भविष्य को लेकर नहीं है, ये लड़ाई जात पात को लेकर है। क्योंकि जब मंडेला ने वाइट गवर्नमेंट को गिराने के लिए आंदोलन शुरू किया तो वाइट गवर्नमेंट ने जुलू और खोसा को जात पात के नाम पर आपस में ही लड़वा दिया और इंकाथा यानी कि जुलू लोगों को सीक्रेटली सपोर्ट करना शुरू कर दिया ताकि मंडेला की एएनसी गवर्नमेंट कभी खड़ी ना हो पाए। बिल्कुल डिवाइड एंड रूल वाला गेम। वहाँ से वो द स्टार के ऑफिस में गया ताकि उसकी तस्वीर वहाँ पब्लिश हो सके और उसे थोड़े पैसे मिल जाए। वहाँ वो द स्टार की पिक्चर एडिटर रॉबिन कॉमले से मिला। वहाँ केविन और केन भी मौजूद थे। जब उन्हें पता चला कि ग्रेग इंकाथा हॉस्टल के अंदर गया था तो ये सुन वो काफ़ी चौंक गए क्योंकि आज तक उनके बीच जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया। उसके द्वारा लिए गए पिक्चर्स काफ़ी ब्रूटल थे तो रॉबिन ने उन्हें पब्लिश करने से मना कर दिया, पर वो उसकी कुछ तस्वीरों को फीचर करने के लिए मान गया। केन भी ग्रेग के इस काम से काफ़ी इम्प्रेस हुआ। रात सभी बार में बैठे ग्रेग का पोर्टफोलियो देखने लगे। उसका पिछला वर्क भी काफ़ी इम्प्रेसिव था। केन जाने लगा और उसने ग्रेग को कल मिलने के लिए कहा ताकि ग्रेग उनके साथ मिलकर काम करे। केविन ने भी उसके काम की काफ़ी तारीफ करी। केविन को नशे की बहुत गंदी लत थी। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने रॉबिन को बिल पेमेंट करने के लिए कहा और वहाँ से चला गया। ग्रेग ने रॉबिन से पूछा कि क्या उसकी नौकरी यहाँ पक्की हो गई है, लेकिन रॉबिन ने बताया कि सिर्फ केन और केविन ही यहाँ फुल टाइम एम्प्लॉय है। उसे सिल्वा की तरह ही हर दिन के पैसे मिलेंगे। आज की फ़ोटो के लिए रॉबिन ने उसे पैसे दिए जो कि काफ़ी अच्छे थे। यहाँ उसने रॉबिन को आज रात का डिनर ऑफर किया। ग्रेग शायद उसे पसंद करने लगा था। हम देखते हैं
केन, केविन और सिल्वा ने अपने इस ग्रुप को द बैंग बैंग क्लब का नाम दिया था। अब ग्रेग भी क्लब से जुड़ गया। चारों साथ में ही फील्ड पर निकलते और उस वॉर जोन के बीच में बड़े ही साहसी ढंग से उस पूरे विजुअल को अपने कैमरे में कैप्चर करते। एक रात तीनों क्लब में गए। केन और सिल्वा दोनों की गर्लफ्रेंड्स थी। केविन किसी से भी काम चला लेता, बिल्कुल अय्याश मिजाज का। ग्रेग बिल्कुल अकेला। अपनी तन्हाई मिटाने के लिए रात ही वो द स्टार के ऑफिस चला गया। वहाँ रॉबिन अब भी काम कर रही थी। उसने ग्रेग द्वारा क्लिक की गई कुछ तस्वीरें दिखाई जो कल मॉर्निंग में पब्लिश होगी। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। उस रात दोनों के बीच एक संबंध बना। हर रोज की तरह सुबह जब ग्रेग अपने दोस्तों से मिला तो सभी ने मिलकर वॉर के कई ऐसे फोटोज कैप्चर किए जिससे लोगों को बैंग बैंग क्लब की खबर होने लगी। एक दिन उन्हें खबर मिली कि सोवेटो टाउनशिप में एएनसी और इंकाथा की झड़प में काफ़ी लोग मारे गए हैं। सभी वहां पहुंच गए। जमीन पर जहां तक नज़र जा रही थी सिर्फ और सिर्फ लाशें नज़र आ रही थी। ये सभी एक दूसरे को मारने के लिए मचेट का यूज़ करते। वाइट गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई नफरत की आग अब रुकने का नाम नहीं ले रही। सभी उन डेड बॉडीज़ की पिक्चर्स क्लिक करने लगे। ग्रेग टाउनशिप की दूसरी तरफ गया। वहाँ कुछ एएनसी के लोग एक शख्स को पकड़कर ले आ रहे थे। उसे जमीन पर गिराकर मारने लगे। जब ग्रेग ने सवाल किया कि कौन है ये शख्स और इसे क्यों मार रहे हो, तो उसमें से एक ने बोला कि ये जूलू है। यहाँ उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शख्स इंकाथा से है या नहीं। वो उसे इसलिए मार रहे थे कि वो शख्स जूलू ट्राइब से है। ज़रूरी नहीं कि वो इंकाथा का मेंबर हो। यहाँ लोगों से उनका ट्राइब पूछकर हत्या की जा रही थी। यहाँ उस शख्स को बचाने के लिए ग्रेग ने उनका विरोध भी किया, लेकिन वो ग्रेग को ही धमकाने लगे कि पीछे हट जा वरना तू भी मारा जाएगा। उन्होंने पहले उस शख्स पर कई बार चाकुओं से हमला किया। जब वो घायल होकर ज़मीन पर गिर गया तो उन्होंने पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दिया। वो शख्स उठ यहाँ वहाँ भागने लगा। ग्रेग डर भी रहा था और तस्वीर भी क्लिक कर रहा था। वो उस जलते हुए शख्स के करीब 10 मीटर की दूरी पर होगा। तभी एक शख्स ने मचेट से उस जलते हुए शख्स की गर्दन पर हमला किया और वो शख्स वहीं गिर गया। ग्रेग ने इस सारी घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस घटना ने ग्रेग को पूरी तरह से डरा दिया। एक शख्स को उसके सामने ही जिंदा जला दिया गया। उसका डरना तो स्वाभाविक था। ग्रेग द्वारा ली गई तस्वीर को लंदन भेजा गया। उस तस्वीर ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया। हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर वो तस्वीर छपने लगी, क्योंकि द स्टार खुद इस इमेज को पब्लिश नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्हें फिर साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के सवालों का सामना करना पड़ता। रात क्लब में जाकर उन्होंने बहुत मस्ती की, क्योंकि पैसे भी अच्छे खासे आने लगे थे। दूसरे दिन द स्टार के ऑफिस में एक पुलिस वाला आया। उसने ग्रेग के बारे में पूछा, क्योंकि उसने ही इस जलते हुए शख्स की तस्वीर ली थी। उससे पूछताछ करनी थी, लेकिन रॉबिन ने बताया कि ग्रेग एक फ्रीलांस है और वो द स्टार के लिए काम नहीं करता। पुलिस वहाँ से चली गई। ग्रेग ने साफ मना कर दिया कि वो इस मर्डर को टेस्टिफाई नहीं करने वाला और ना ही वो पुलिस को वहाँ ली गई तस्वीर देगा। रॉबिन ने उसे सुझाव दिया कि कुछ दिन के लिए शहर से बाहर चले जाओ, जब तक कि सब ठीक नहीं हो जाता। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ग्रेग को उस तस्वीर के लिए पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया। इस बात की जानकारी रॉबिन ने उसे फ़ोन पर दी। ग्रेग के इस अचीवमेंट पर द स्टार ने रात एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी, क्योंकि ये सिर्फ ग्रेग ही नहीं, द स्टार में काम करने वाले हर एक जर्नलिस्ट की जीत थी। रात उस पार्टी में एक ब्लैक जर्नलिस्ट भी आया था। उसने ग्रेग को कॉन्ग्रेचुलेट किया। उसके साथ एक और ब्लैक शख्स था। उसने ग्रेग के इस तस्वीर को सबसे घटिया तस्वीर बताई, क्योंकि उसने कहा कि ग्रेग किसी एक पक्ष की तरह से जर्नलिज्म कर रहा है। उसने वाइट गवर्नमेंट को अच्छा और एएनसी को बुरा बताया, क्योंकि उस दिन वहाँ इंकाथा का शख्स मारा गया था, जिस पार्टी को वाइट गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। ग्रेग वाइट है तो उसने वाइट को सपोर्ट किया। उसके इस बात ने ग्रेग को भीतर से हिला दिया, क्योंकि उस दिन उसका वहाँ मौजूद होना बस एक संयोग मात्र था। वहाँ एक शख्स ने केन से कहा कि ग्रेग को पुलित्जर मिलना बस एक लक की बात है और कुछ नहीं। केन ने कहा कि इतना ही आसान है तो तू एक जलते हुए शख्स के पास जा और उसके पास खड़े होकर उसकी तस्वीर निकाल। इसमें लक नहीं, हिम्मत चाहिए। केन ने उसकी बोलती बंद कर दी। ग्रेग उस पार्टी में आए हुए शख्स की बात नहीं भूल पा रहा। वो अब खुद को ही दोषी मानने लगा।
लेकिन उसने कभी भी एक तरफा पत्रकारिता नहीं करी। उसने अपनी सारी तकलीफ रॉबिन से बताई। एएनसी उसके विरोध में थे। एएनसी ने उसे एक स्पाई का टैग दे दिया। उसी रात पार्टी में केविन एक टीचर से मिला। काफ़ी वक्त से अकेला केविन पहली ही नज़र में उस महिला के प्रेम में पड़ गया। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं चारों अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ वैकेशन एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी कम वक्त में ही ग्रेग ने द स्टार में काफ़ी नाम बना लिया था और उनके बैंग बैंग क्लब की चर्चा दुनिया के कोने कोने में होने लगी थी। लेकिन उन्हें अपने क्लब को लेकर किसी भी तरह की पब्लिसिटी नहीं चाहिए और ना ही वो चाहते थे कि कोई भी मीडिया हाउस उनके क्लब के बारे में लिखे। बैंग बैंग क्लब उनकी दोस्ती को दर्शाता है और दोस्ती को बेचकर वो नाम नहीं कमाना चाहते। उसी दिन ग्रेग से मिलने एक लड़का आया जो कि एक फोटोग्राफर है। उसने कहा कि वो बैंग बैंग क्लब को ज्वाइन करना चाहता है। ग्रेग ने उसे दूसरे दिन अपनी लोकेशन पर बुला लिया। अब वो और किसी को अपने क्लब में नहीं जोड़ना चाहते थे। ग्रेग ने उस लड़के का दिल रखने के लिए उसे अपने साथ बुला लिया था। वहाँ से वो टाउनशिप में पहुँच गए जहाँ एएनसी और इंकाथा के बीच गोलीबारी चल रही थी। उसी दौरान उस नए लड़के के सीने में गोली लग गई। ग्रेग उसे हॉस्पिटल ले जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही उस लड़के ने दम तोड़ दिया। ग्रेग का मन दुख से भर गया कि काश उसने इस लड़के को न बुलाया होता। वो खुद को दोषी मानने लगा। सिर्फ ग्रेग ही नहीं, केन ने भी पहली बार अपने में से किसी को मरते हुए देखा था। वो अब भी उस दिन को भूल नहीं पा रहा। केविन और ज़्यादा नशे करने लगा। नशे की हालत में उसने अपनी गाड़ी ले जाकर एक पेड़ में ठोक दी, जिसके बाद ग्रेग और केविन ने पुलिस स्टेशन आकर उसकी बेल करवाई। केविन के पास पैसे नहीं और करियर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि लाख समझाने के बाद भी वो नशे से बाहर नहीं आ रहा। दूसरे दिन हम देखते हैं द स्टार ने केविन को जॉब से निकाल दिया। केविन की लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट था। उसने फैसला किया कि वो सिल्वा के साथ सूडान जाकर वहाँ के ऑनगोइंग वॉर को कवर करेगा। ग्रेग और केन ने उसे अपने पास से कुछ पैसे दिए जो वो अपनी ट्रिप में यूज़ करेगा, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी केविन की हालत वैसी की वैसी है, मानो जैसे ड्रग को ही उसने अपनी ज़िंदगी बना ली हो। रात ग्रेग को एक कॉल आया कि इंकाथा ने बोइपाटोंग पर अटैक किया है। वहाँ टाउनशिप में काफ़ी वाइट आर्म्ड मैन भी देखे गए हैं। शायद आज वो जाकर पता लगा पाए कि वाइट गवर्नमेंट सच में इंकाथा को सीक्रेटली सपोर्ट कर रही है। साथ ही वो लोगों को ये भी दिखा देगा कि वो एक तरफा जर्नलिज्म नहीं करता। रॉबिन ने उसे इस वक्त जाने से मना किया। जब वो नहीं माना तो रॉबिन भी उसके साथ चली गई। रात जब वो उस जगह पहुंचा तो एएनसी टाउनशिप में हर जगह तबाही फैली हुई थी। लोग सड़कों से लाशें उठा रहे थे। वो एक घर में गया। वहाँ उस शख्स ने उस खौफनाक मंजर को बयान किया। यहाँ उसने बताया कि कुछ बसेस आकर उनके यहाँ रुकी, जिसमें सभी वाइट आर्म्ड मैन थे। उसमें से एक ने उन्हें ऑर्डर दिया कि सभी को गोलियों से भून दो। उस मंजर को बताते वक्त वो रोने लगा। लोगों की चीखें उसके कानों में अब तक गूंज रही थी। उन्होंने उसके 8 साल के बेटे को भी मार दिया। जब ग्रेग बेडरूम में गया तो उस शख्स की पत्नी अपने 8 साल के बेटे की लाश लिए बैठी है। ग्रेग कैमरा निकालकर उसकी तस्वीर लेने लगा। रॉबिन ने टॉर्च पकड़ी थी। वो नज़ारा इतना दर्दनाक था कि रॉबिन के हाथ कांप रहे थे और वो रोए जा रही थी। आज पहली बार उसने स्टूडियो से बाहर निकलकर चीज़ों को महसूस किया था। ग्रेग भी उसे उस दर्द को महसूस करवाना चाहता था जिसे वो हर रोज़ महसूस करता है। वो निकलकर कमरे से बाहर चली गई। वापस आते वक्त दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। रॉबिन उसकी तरफ सवालों भरी नज़र से देखने लगी। ग्रेग ने बताया कि वो बस तस्वीरें निकालने के अलावा उनकी किसी तरह की मदद नहीं कर सकता। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस भी हुई। हम सूडान का दृश्य देखते हैं। युद्ध के चलते खेती तबाह हो गई है। 1991 से 1993 के बीच दौरान एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। लाखों लोग भूख से बचने के लिए चलकर रिलीफ कैंप्स तक आए, लेकिन वहाँ भी खाना ख़त्म था। लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग भूख और बीमारी से मर गए। रिलीफ कैंप्स में हर जगह सूखे हुए शरीर और बीमार लोग पड़े थे। हम वहाँ केविन को देखते हैं। उसने वहाँ एक वीराने में देखा। तेज धूप बंजर जमीन पर एक छोटी बच्ची बिना कपड़ों के बैठी थी। एक बहुत कमज़ोर छोटी लड़की जो घुटनों के बल बैठी मानो आखिरी सांस ले रही हो, और पीछे बैठा एक गिद्ध बस उस बच्ची के मरने के इंतज़ार में था।
ताकि जैसे ही वो मर जाए वो गिद्ध उसके शरीर को नोचना शुरू कर दे। केविन अपने कैमरा से उस बच्ची की तस्वीर लेने लगा, हर एक एंगल से उसकी तस्वीर ली, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं कि जाकर उस बच्ची की मदद करे। वो बस तस्वीर निकालता रहा। जब केविन और सिल्वा वापस लौटे तो सिल्वा ने बताया कि हमें सूडान के वॉर जोन में जाने का मौका ही नहीं मिला और कोई खास फोटोग्राफ्स भी हाथ नहीं लगे। जब सिल्वा और ग्रेग ने केविन का कैमरा रोल चेक किया तो उस गिद्ध और बच्ची वाली तस्वीर देख दोनों दंग रह गए। उन्होंने वो तस्वीर न्यूयॉर्क टाइम्स को दे दी और न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस तस्वीर को फ्रंट पेज पर छापा और नाम दिया द वल्चर एंड द चाइल्ड। उस तस्वीर को देख पूरी दुनिया हिल गई। सूडान में भूख, युद्ध और सरकारी जुल्म की हकीकत सामने आ गई। कुछ दिनों बाद केविन को कॉल आया कि उस तस्वीर के लिए उसे पुलित्जर प्राइज दिया जा रहा है। केविन को पहले तो अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जब वो रिपोर्टर के साथ कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो वहाँ लोगों ने केविन को क्रिटिसाइज भी किया। तुमने उस बच्ची की मदद क्यों नहीं की? केविन यहाँ कुछ कह नहीं पाया और हर बार अपने जवाब बदलता रहा। कभी उसने कहा कि उसने मदद की और कभी कहा कि वो नहीं कर पाया। हकीकत तो ये थी कि केविन को नहीं पता कि उस बच्ची के साथ आखिर क्या हुआ। उसे अब खुद पर शर्म आने लगी कि वो कितना गिरा हुआ और घटिया इंसान है। जिस तस्वीर ने उसे इतना बड़ा सम्मान दिलाया वही तस्वीर उसके लिए अभिशाप बन गई। शाम उसने ग्रेग से कहा कि शायद कॉन्फ्रेंस में वो सभी लोग ठीक ही कह रहे थे। हम लोगों को बस मरते हुए देख सकते हैं लेकिन उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ ग्रेग ने खुद को अलग बताया कि मैं उनमें से नहीं। कहानी प्रेजेंट में आ गई जहाँ वो लेडी केविन का इंटरव्यू ले रही है। यहाँ वो अपने गिल्ट को खुलकर व्यक्त कर रहा था। उस तस्वीर को लेकर उसे काफ़ी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। यहाँ हमने देखा ग्रेग, केन और सिल्वा तीनों वॉर जोन टोकोजा में थे जहाँ इंकाथा और एएनसी के बीच लड़ाई चल रही थी। उसी दौरान ग्रेग और केन को गोली लग गई। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। ग्रेग बच गया लेकिन डॉक्टर्स ने केन को मृत घोषित कर दिया। केविन ये देख पूरी तरह से टूट गया। यहाँ हर कोई दुख से भर गया। रात क्लब में सिल्वा की एक शख्स से झड़प भी हो गई। यहाँ हमें पता चलता है कि सिल्वा अब अफगानिस्तान जाने वाला है क्योंकि साउथ अफ्रीका में वॉर ख़त्म हो चुका। यहाँ हम देखते हैं केविन उस गिल्ट से बाहर नहीं आ पा रहा क्योंकि वो उस बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पाया। केन की मौत ने भी उसे भीतर से हिला दिया था, इसलिए उसने खुद को ही ख़त्म कर लिया। केविन ने सुसाइड कर लिया। हम देखते हैं ग्रेग और सिल्वा केविन की कब्र के पास खड़े हैं। केन और केविन अब उन दोनों के बीच नहीं। साथ ही बैंक बैंक क्लब भी ख़त्म हुआ। कहानी इसी भावुक दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों 1948 से लेकर 1990 तक साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम चलता था। एक वाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट का रूल जहां ब्लैक लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता था। एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग सब में भेदभाव। साउथ अफ्रीका में इलेक्शन होते तो थे लेकिन सिर्फ वाइट लोग ही वोट दे सकते थे। ब्लैक और मिक्स्ड रेस के लोगों को सिटीजन्स तक नहीं माना जाता था। इसका मतलब देश में 80% ब्लैक लोग थे पर वोट सिर्फ 10 to 15% वाइट पॉपुलेशन करती थी। जो भी गवर्नमेंट बनती वही वाइट माइनॉरिटी के हाथ में रहती थी। टाउनशिप वायलेंस एक टर्म है जो साउथ अफ्रीका के अपार्थाइड के टाइम में बहुत यूज़ होता था। अपार्थाइड के दौरान साल 1948 से 1994 तक वाइट सरकार ने ब्लैक लोगों को सिटीज़ के अंदर रहने नहीं दिया। उनके लिए शहरों के बाहर अलग बस्तियां बनाई गई जिन्हें बोला जाता था टाउनशिप्स। ये बस्तियां बहुत गरीब थी, न प्रॉपर घर, न बिजली, न पानी, न सिक्योरिटी। लेकिन लाखों ब्लैक लोग यही रहते थे क्योंकि उन्हें वाइट एरियाज़ में जाने की इजाज़त नहीं थी जहां एएनसी और इंकाथा के लोग एक दूसरे को मार रहे थे, जबकि दोनों एक ही अपार्थाइड सिस्टम के शिकार थे। अपार्थाइड मतलब वाइट लोगों का रूल जिसमें ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव होता था। एएनसी और इंकाथा दोनों इस सिस्टम के खिलाफ थे लेकिन दोनों का तरीका और अप्रोच अलग था। एएनसी नेल्सन मंडेला की पार्टी थी। उनका गोल था एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका बनाना जहां सब बराबर हो, चाहे कोई भी जाति या ट्राइब का हो। इंकाथा मैंगोसुथु बुथेलेजी की पार्टी थी जो मेनली जुलू ट्राइब को रिप्रेजेंट करती थी। बुथेलेजी चाहते थे कि जुलू लोगों का अपना ट्रेडिशनल रूल और आइडेंटिटी बनी रहे,
तो एक तरफ ANC नेशन वाइड डेमोक्रेसी की बात करता था और दूसरी तरफ इंकाथा जुलू पावर को बचाना चाहता था। साउथ अफ्रीका में कई ट्राइब्स हैं, सबसे बड़े दो हैं, खोसा और जुलू। नेल्सन मंडेला खोसा ट्राइब से थे और बुथेलेजी जुलू ट्राइब से। दोनों लीडर्स के बीच ईगो और पॉलिटिकल राइवलरी बढ़ गई। इंकाथा के सपोर्टर्स सोचने लगे कि ANC उनका जुलू कल्चर खत्म कर देगी, जबकि ANC के लोगों को लगता था इंकाथा वाइट गवर्नमेंट के साइड में है। यही मिसअंडरस्टैंडिंग ब्लडी वॉर में बदल गई। वाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट ने देखा कि अगर ANC और इंकाथा एक हो गए तो उनका रूल खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने इंकाथा को सीक्रेटली सपोर्ट करना शुरू किया। दोनों तरफ इनोसेंट लोग भी मरने लगे। 1990 से 1994 तक लगभग 20,000 लोग मर गए, मोस्टली पुअर ब्लैक सिविलियंस। दोस्तों, 1980 के दशक के अंतिम सालों में साउथ अफ्रीका एक आग में जल रहा था। 1985 से 1994 तक ANC और इंकाथा के बीच खून खराबा हुआ और 1994 में मंडेला के इलेक्शन जीतने के साथ अपार्थाइड सरकार पूरी तरह खत्म हो गई। आखिर में जब 1994 में नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बना, तब ये सिविल वॉर खत्म हुआ और इंकाथा फ्रीडम पार्टी भी डेमोक्रेसी में शामिल हो गई। लेकिन जो दंगे और खून उस टाइम हुआ, वो आज भी साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री का सबसे पेनफुल चैप्टर है। वाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट ने इंकाथा फ्रीडम पार्टी को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था ताकि ANC और इंकाथा एक दूसरे से लड़ते रहे और ब्लैक यूनिटी कभी न बन पाए। ये एक क्लासिक डिवाइड एंड रूल स्ट्रैटेजी थी। जब अपार्थाइड खत्म हुआ तो मंडेला पर कई आरोप लगे कि वो एक फ्रीमासन है। मंडेला के ऊपर ग्लोबल इलाइट के एजेंट होने के एलिगेशंस लगाए गए। अब सच तो किसी को पता नहीं, चलो मान लेते हैं हाइपोथेटिकल तौर पर कि नेल्सन मंडेला सच में एक फ्रीमासन मेंबर था, तो इसे किस तरह से देखा जाता? फ्रीमासन को लोग एक इलाइट ग्लोबल नेटवर्क मानते हैं, जहां पर पावरफुल लोग, पॉलिटिशियंस, बैंकर्स, इंटेलेक्चुअल्स एक दूसरे को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। अपार्थाइड खत्म होना एक नेचुरल पब्लिक रेवोल्यूशन नहीं था, बल्कि ग्लोबल फ्रीमासन या वेस्टर्न एस्टैब्लिशमेंट की एक केयरफुली गाइडेड ट्रांजिशन थी। ब्लैक और वाइट के बीच एक कंट्रोल्ड पीस एस्टैब्लिश करने के लिए इंटरनेशनल पावर्स ने मंडेला और ANC को सपोर्ट किया। ANC की जीत को इलाइट बैक्ड ट्रांसफर ऑफ पावर भी कहा जा सकता है। पावर ट्रांजिशन में पॉलिटिकल फेस बदल जाता है, लेकिन सिस्टमिक इकोनॉमिक कंट्रोल वहीं रहता है, यानी कि लैंड और रिसोर्सेज के मालिक फिर भी वाइट कॉरपोरेट इलाइट रहेंगे। ANC के लीडर्स एक सिंबॉलिक पावर लेते हैं, पर रियल फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल कंट्रोल ग्लोबल नेटवर्क्स के हाथ में रहता है। मतलब एक कंट्रोल लिबरेशन, जिसमें मेजॉरिटी को वोट और डिग्निटी मिली, पर रिसोर्सेज और इकोनॉमिक पावर अब भी सेम इलाइट के कंट्रोल में है। अफ्रीका में अब तक न जाने कितने सिविल वॉर हुए होंगे, जहां दो ट्राइब के बीच सिविल वॉर आम बात है। बहुत कत्ले आम हुआ, लाखों लोग मारे गए, जैसा रवांडा में तुत्सी और हुतू के बीच सिविल वॉर हुआ, साउथ अफ्रीका में खोसा और जुलू के बीच हुआ। पर इस मामले में हम देखें तो भारत हमें कहाँ दिखाई पड़ता है? कभी सोचा है भारत में धर्म कितने हैं, जात कितनी है, गोत्र कितने हैं, भाषाएं कितनी हैं, राजनीतिक पार्टियां कितनी हैं? ग्लोबल इलाइट्स के लिए सबसे बड़े लूप होल्स यही सब हैं और उनकी सबसे बड़ी ताकत भी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिए। आपका हाइप मेरी वीडियो की रीच बढ़ा सकता है और ये मेरी अगली वीडियो के लिए मोटिवेशन भी होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।